देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जहां पहले वरिष्ठ नेता अशोक चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं अब पार्टी के अन्य दिग्गज नेता कमलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच एक और खबर सामने आई है कि कांग्रेस के एक और नेता मनीष तिवारी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद के नजदीकी सूत्र ने इसे हास्यास्पद बताया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि इस बार पंजाब के आनंदपुर साहिब की जगह मनीष तिवारी बीजेपी के टिकट पर लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि लुधियाना लोकसभा सीट से पार्टी के पास एक सक्षम उम्मीदवार है और इसी सीट को लेकर मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के ऑफिस से एक बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया गया है। बयान में कहा गया है कि मनीष तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें निराधार हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की देखभाल कर रहे हैं। शनिवार 17 फरवरी की रात ही वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर रुके थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच उनका बयान आया है। दरअसल कमलनाथ अपने बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के साथ शनिवार को दिल्ली आए और दिल्ली में ही बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ऐसे में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। यानी उन्होंने बीजेपी में जाने की खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया। अब ऐसे में इस बात की अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है कि कमलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में जा सकते हैं। बता दें कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। हालांकि पिछले 2 बार से वह वहां से विधायक हैं और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के सवाल पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर बीजेपी के डबल इंजन सरकार वाले नारे की आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर डबल मार है। आज बेरोजगारी की बीमारी से यूपी का हर तीसरा युवक ग्रसित है। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स लाइन लगाकर खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले तो भर्ती निकलना एक सपना है, भर्ती निकले तो पेपर लीक, पेपर हुआ तो रिजल्ट का पता नहीं और लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आने पर भी अक्सर ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट का चक्कर। उन्होंने लिखा कि सेना से लेकर रेलवे और शिक्षा से लेकर पुलिस तक की भर्तियों का सालों साल इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवरएज हो चुके हैं और इन सब से व्यथित होकर जब वे अपनी मांगे लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें मिलती हैं पुलिस की लाठियां। राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक छात्र के लिए नौकरी सिर्फ आय का साधन नहीं है, बल्कि अपने परिवार का जीवन बदल देने का सपना है और इस सपने के टूटने के साथ पूरे परिवार की आस टूट जाती है। कांग्रेस की नीतियां युवाओं के सपनों के साथ न्याय करेंगी। हम उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारत मंडपम में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन यानी आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग का विकास करने का प्रयास किया गया है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश इनसे मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 75 वर्ष में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समय अनुकूल विकास करने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है। अमित शाह ने आगे परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का टारगेट रखते हैं। गृह मंत्री ने आगे लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कहा कि मैं आज आप सबके माध्यम से बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगले चुनाव में 2 खेमे आमने सामने हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन
और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन। ये गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला पीछे क्यों रहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक और न जाने कितने घोटाले किए। इन्होंने लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया। इसी वजह से आज इनका सारा नेतृत्व कोर्ट और एजेंसियों से दूर भाग रहा है। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस के रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ से कांग्रेस को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल इस ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बनने से ही नहीं कतराए हैं, बल्कि आपने देश को महान बनाने की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया है और देश की जनता भी ये देख रही है और याद भी रख रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 12 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज रविवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता होनी है। ऐसे में सबकी निगाहें आज होने वाली इस बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई समाधान निकल सकता है। बता दें कि बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। किसानों की तरफ से उनके संगठन के नेता और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस वार्ता में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि किसानों और सरकारों के बीच हुई पिछली वार्ता में एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर ही पेच फंसा था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन किसान एमएसपी के मुद्दे पर समझौते को तैयार नहीं हैं। सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसान संगठनों ने एमएसपी की गारंटी के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी देना चाहती है तो वो रातों रात अध्यादेश ला सकती है। अगर वो चाहती है कि समस्या का हल निकले तो उसे अध्यादेश लाना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब सरकार चाहती तो अध्यादेश ले आती, वो ऐसा क्यों नहीं कर रही। अध्यादेश को 6 महीने में कानून में बदला जा सकता है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद किसानों से बात करनी चाहिए। अगर वह अपनी इच्छा शक्ति दिखा दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर बात करनी चाहिए। आज होने वाली बैठक को लेकर पंढेर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता होनी है। खेती में बहुत बड़ा संकट है। हम लोग आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं। हम लोग अभी पॉजिटिव मूड में हैं। उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। भारत की दशा ऐसी होती जा रही है कि हर रोज किसान खेती छोड़कर जा रहे हैं और आज किसान कर्ज के बोझ तले भी दबे हैं। ऐसे में किसानों को कर्ज के हालात से बाहर निकालना होगा। बिहार के दरभंगा जिले में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने समूचे जिले में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेट पर यह प्रतिबंध 17 फरवरी दोपहर 2 बजे से प्रभावी है और 19 फरवरी दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि दरभंगा के एसपी और डीएम की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ असामाजिक तत्व जिले में आपत्तिजनक सामग्रियों को प्रसार कर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल प्लस, वीचैट, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया माध्यम और त्वरित संदेश भेजने की सुविधा को 19 फरवरी तक रोक दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को सरस्वती मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान जिले में हिंसा भड़क उठी थी। विसर्जन के दौरान पथराव की वजह से वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की संख्या अधिक होने की वजह से पुलिस को वहां से पीछे हटना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने बाद में स्थिति पर नियंत्रण किया और ऐसे में संबंधित इलाके में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, इस मामले में हम सभी एक पक्षकार थे। सुप्रीम कोर्ट में हमारा रुख भी यही था कि हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। हम अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और इस जानकारी को चुनाव आयोग 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली हिंसा मामले में दूसरे प्रमुख अभियुक्त और टीएमसी नेता शिव प्रसाद उर्फ शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले एक अन्य अभियुक्त उत्तम सरदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मामले में मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख अब भी फरार है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की ओर से दर्ज गोपनीय बयान के आधार पर गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास से संबंधित धारा भी जोड़ दी गई है। आपको बता दें कि संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां और उसके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और पुलिस ने इसमें उन लोगों की मदद की। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन स्पिन गेंदबाज आर अश्विन आज टीम में वापसी करेंगे। इस बात की जानकारी बीसीसीआई द्वारा दी गई। बीसीसीआई ने बताया कि उन्हें मैच के दूसरे दिन खेल को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसा उन्हें परिवार में मेडिकल इमरजेंसी के कारण करना पड़ा, लेकिन अब वो मैच के चौथे दिन यानी आज रविवार को मैदान में उतरेंगे। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस निकाय में भारत की स्थायी उपस्थिति के बिना न्याय संगत और समावेशी दुनिया बनाना संभव नहीं है। सुरक्षा परिषद में साहसिक दृष्टिकोण के साथ सुधारों की जरूरत है। कंबोज ने कहा कि बीते कई दशकों में बड़े बदलाव हुए हैं। दुनिया में भारत, जर्मनी और जापान जैसी कई नई ताकतें उभरी हैं, जबकि फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसे देशों का पतन हुआ है। इस तरह की स्थिति में भी भारत की मांगों को दशकों से अनसुना किया जा रहा है। कंबोज ने सभी स्थायी सदस्य देशों को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर कब तक 5 स्थायी सदस्य देश 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करते रहेंगे। इसे अब बदलना ही होगा। बता दें कि फिलहाल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं। इनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास वीटो शक्ति है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है, जबकि शेष चारों देश खुले तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।